ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की समाप्ति के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीस के दौरे पर एथेंस पहुंचे। एथेंस में पीएम मोदी का ढोल नगाड़ों और वंदे मातरम की धुन के साथ जोरदार स्वागत किया गया। ग्रीस की राष्ट्रपति कैटरीना एमएस ने पीएम मोदी को चंद्रयान 3 की सफलता के लिए बधाइयां दी। एथेंस पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने टॉम्ब ऑफ दी अननोन सोल्जर्स पर श्रद्धांजलि भी दी। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और G20 के नेतृत्व को लेकर बातचीत हुई। सन 1983 के बाद पहली बार भारत के प्रधानमंत्री ग्रीस के दौरे पर गए थे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने भारत नहीं आएंगे। रूस के राष्ट्रपति के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध के कारण पैदा हुए हालात की वजह से पुतिन दिल्ली की यात्रा नहीं कर पाएंगे। राष्ट्रपति पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने दक्षिण अफ्रीका भी नहीं जा सके थे। भारत में G20 की बैठक अगले महीने 7 से 10 सितंबर तक होने वाली है। लद्दाख दौरे पर गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर चीन के मामले में झूठ बोलने का आरोप लगाया है। करगिल में कांग्रेस पार्टी की सभा में राहुल गांधी ने लद्दाख के लोगों के हवाले से दावा किया कि चीन ने भारत की हजारों किलोमीटर जमीन कब्जा कर ली है। बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी पर चीन की जुबान बोलने का आरोप लगाते हुए कहा है कि पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दुश्मन चीन की सेना को 3000 टन से ज्यादा चावल की आपूर्ति कर दी थी। लद्दाख दौरे के आखिरी दिन राहुल गांधी ने करगिल में ही एक युवक के सवाल पर कहा कि देश में मुसलमान ही नहीं दलित आदिवासियों पर भी हमले हो रहे हैं। राहुल गांधी ने मणिपुर के हालात का उदाहरण देते हुए मोदी सरकार पर सवाल खड़े किए। बीजेपी ने कहा है कि मिजोरम में हवाई हमले कराने वाली कांग्रेस पार्टी के नेता मणिपुर के नाम पर गलत बयानी न करें। अजित पवार को एनसीपी का नेता बताने वाले बयान से एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार पलट गए हैं। शरद पवार ने सफाई दी है कि उन्होंने अजित पवार को अपना नेता नहीं कहा था। हालांकि इससे पहले शरद पवार ने कहा था कि अजित पवार एनसीपी के नेता हैं और एनसीपी में कोई टूट नहीं है। सुप्रिया सुले ने भी अजित पवार को एनसीपी का विधायक बताया था। शरद पवार के बयान पर महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने कहा था कि ऐसे बयान देकर शरद पवार कंफ्यूजन न फैलाएं। 6 दिनों बाद मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक होने वाली है। अब शुरुआत करते हैं विश्लेषण की। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश और पूरी दुनिया में कथित धर्मनिरपेक्ष और लिबरल लोगों का मनपसंद सवाल क्या है? वो सवाल है कि भारत में एक हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी की सरकार में मुसलमान कितने सुरक्षित हैं। और आज हम इसी सवाल को लेकर ऐसे तमाम लोगों को एक सरप्राइज देंगे और उनका सच के साथ सामना करवाएंगे। इंडिया टुडे और सी वोटर द्वारा किए गए सर्वे में देश के 69.1% लोगों ने यह माना है कि भारत में मुसलमान पूरी तरह से सुरक्षित हैं। और यह बात पूरी तरह गलत है कि देश में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं। जबकि 23.1% लोग ये मानते हैं कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। तो ये जो आंकड़ा है ये उन लोगों को आज बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा जो भारत के खिलाफ अक्सर पूरी दुनिया में ये दुष्प्रचार करते हैं कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। और पश्चिमी मीडिया भी भारत के खिलाफ इस एजेंडे पर लगातार दिन रात काम करता है। आपको याद होगा हाल ही में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर गए थे तब वहां व्हाइट हाउस में एक पत्रकार ने उनसे यही सवाल किया था और उनसे पूछा था कि भारत में जो अल्पसंख्यक हैं वो सुरक्षित नहीं हैं और उनकी सुरक्षा के लिए भारत की सरकार क्या कर रही है। तो ऐसे तमाम लोगों को आज ये देखना चाहिए कि भारत के लगभग 70% लोग ये मानते हैं कि हमारे देश में मुसलमान पूरी तरह से सुरक्षित हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि देश के ज्यादातर लोगों का ऐसा मानना है कि मोदी सरकार में भारत का सांप्रदायिक सौहार्द देश के अंदर बेहतर हुआ है। तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि अभी हाल ही के दिनों में, हाल के कुछ वर्षों में ये जो पोलराइजेशन है ये हमें देखने को मिल रहा है। ये सब हाल ही के 5, 7, 10 वर्षों में हुआ है, इससे पहले तो कुछ होता ही नहीं था। तो 41.4% लोग ये मानते हैं कि मोदी सरकार में भारत के सांप्रदायिक सौहार्द में सुधार हुआ है। 34.1% ये मानते हैं कि ये सांप्रदायिक सौहार्द पहले की तुलना में खराब हुआ है। और 8.3% लोगों का कहना है कि भारत में अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच भाईचारा आज भी वैसा ही है जैसा कि पहले हुआ करता था। तो आप देख लीजिए, भाईचारे में सुधार हुआ है
41% लोग कहते हैं। भाईचारा बिगड़ा है 34% मानते हैं। वैसा ही है ये लगभग आप देख लीजिए 8.3% मानते हैं। तो आज भी बड़ी संख्या में लोगों का यही कहना है कि हमारे देश का जो भाईचारा है, जो सौहार्दपूर्ण माहौल है, वो बेहतर हुआ है। हालांकि जो लोग ऐसा मानते हैं कि मोदी सरकार में देश का सांप्रदायिक माहौल खराब हुआ है, उनमें 25% लोग ऐसे हैं जो इसके लिए बीजेपी और आरएसएस को जिम्मेदार मानते हैं। 3.8% लोग इसके लिए विपक्ष को जिम्मेदार मानते हैं और सिर्फ 1.7% लोग मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं। तो सवाल यह है कि अगर सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल हमारे देश में बिगड़ा है तो फिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है, कौन ये आग लगा रहा है? तो ऊपर सबसे लोग जो जिम्मेदार मानते हैं बीजेपी आरएसएस को 25%, विपक्षी दलों को 3.8%, सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया को 1.7% लोग, ये लोगों की राय है। अब आप ये देखिए कि भारत के लोग किस राज्य के मुख्यमंत्री को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री कौन है? 43% लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सबसे अच्छा मुख्यमंत्री मानते हैं। अरविंद केजरीवाल को 19% लोग, ममता बनर्जी को 9%, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को 6% और 3% लोग नवीन पटनायक जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें सबसे अच्छा मुख्यमंत्री मानते हैं। यानी अगर इन सारे मुख्यमंत्रियों को भी मिलाकर उनके सारे नंबर हम जोड़ लें तो योगी आदित्यनाथ इनकी तुलना में भी कहीं ज्यादा लोकप्रिय है। और देश के लोग कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जैसा इस समय भारत के किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री कोई भी नहीं है। तो लोकप्रियता के मामले में योगी आदित्यनाथ पूरे देश में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। दूसरे नंबर पर अरविंद केजरीवाल हैं और तीसरे नंबर पर ममता बनर्जी हैं। आप यह भी कह सकते हैं कि सही मायनों में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार असल में उत्तर प्रदेश में ही चल रही है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के तौर पर पूरे देश में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं। और इसमें जो बीजेपी के बाकी के जो मुख्यमंत्री हैं वो कोई भी योगी आदित्यनाथ के आसपास भी लोकप्रियता के मामले में नहीं है। आज अगर लोकसभा का चुनाव हो जाए तो उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से एनडीए को 72 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है, जबकि विपक्ष के इंडिया गठबंधन को सिर्फ 8 सीटें ही उत्तर प्रदेश में मिल सकती हैं अगर आज लोकसभा का चुनाव हो। यानी उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन मोदी और योगी के इस डबल इंजन को टक्कर नहीं दे पाएगा और एनडीए को 2019 के मुकाबले 10 सीटें कम नहीं बल्कि ज्यादा मिल रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को उत्तर प्रदेश में 80 में से 62 सीट मिली थी, लेकिन अब इस सर्वे में ये सीटें 10 सीटें और बढ़ गई हैं और ये स्कोर हो गया है 62 से 72। और यह स्थिति भी तब है जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल के साथ इंडिया गठबंधन मिलकर बनाया है। उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर नहीं दे पाएगा, ऐसा इस सर्वे में पता चलता है। 2019 की तरह दिल्ली में एनडीए को सभी 7 लोकसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। विपक्ष के इंडिया गठबंधन का दिल्ली में इस बार भी खाता नहीं खुलेगा। दिल्ली की सारी 7 सीटें एनडीए के पास जा रही है। इसके अलावा आज अगर चुनाव हुए तो राजस्थान में भी एनडीए यानी बीजेपी ही मान लीजिए राजस्थान में तो क्लीन स्वीप कर सकता है और वहां सभी 25 लोकसभा सीटों पर एनडीए की जीत का अनुमान है। और राजस्थान वो राज्य है जहां अभी कांग्रेस पार्टी की सरकार है और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं और राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। पिछली बार की तरह गुजरात में भी एनडीए को सभी 26 में से 26 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं और इंडिया गठबंधन का वहां इस बार भी खाता नहीं खुलेगा। कर्नाटक में इस साल कांग्रेस पार्टी विधानसभा का चुनाव जीत गई थी, लेकिन आज अगर कर्नाटक में लोकसभा के चुनाव होते हैं तो एनडीए को राज्य की 28 में से 23 लोकसभा सीटों पर जीत मिल जाएगी और इंडिया गठबंधन को सिर्फ 5 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि जब बात लोकसभा चुनाव की आती है तो भारत के लोग मोदी को देखकर मोदी के चेहरे पर वोट डालते हैं और क्षेत्रीय मुद्दे उनके लिए बड़ी प्राथमिकता लोकसभा चुनाव में नहीं होते। कर्नाटक के अलावा मध्य प्रदेश की 29 में से 23 सीटें एनडीए को मिल रही हैं और 6 सीटें विपक्ष के इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव से बीजेपी मध्य प्रदेश में तब 28 सीटों पर जीत गई थी,
जबकि सिर्फ एक सीट पर कांग्रेस जीती थी। लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन को कुछ और सीटों का फायदा मध्य प्रदेश में हो सकता है और यह बीजेपी के लिए बुरी खबर है, क्योंकि मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं और इस समय वहां सरकार भी बीजेपी की है। जिन राज्यों में इंडिया गठबंधन एनडीए को कड़ी टक्कर दे सकता है वो राज्य हैं बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। यहां पर कड़ी टक्कर होगी। मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में बिहार में एनडीए को 14 और इंडिया गठबंधन को 26 सीटें मिल सकती हैं। तो बिहार में इंडिया गठबंधन जीत रहा है। पंजाब में एनडीए को सिर्फ 1 और इंडिया गठबंधन को 12 सीटें मिल सकती हैं। पंजाब में भी इंडिया गठबंधन जीत रहा है। महाराष्ट्र में एनडीए को 20 और इंडिया गठबंधन को 28 सीटें मिल रही हैं, इसलिए महाराष्ट्र में भी एनडीए पीछे है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी अब टूट चुकी है और दोनों ही पार्टियों का एक एक बड़ा धड़ा बीजेपी के साथ आ चुका है। लेकिन इस सर्वे के मुताबिक आज अगर लोकसभा के चुनाव होते हैं तो महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 20 सीटें मिलेंगी और विपक्ष के इंडिया गठबंधन को 28 सीटें वहां पर मिल सकती है। यानी बीजेपी ने जो तोड़फोड़ की है महाराष्ट्र में, उसका बीजेपी को कोई खास फायदा नहीं मिलेगा। पश्चिम बंगाल में एनडीए को 18 और विपक्ष को 24 सीटें मिल सकती हैं अगर आज लोकसभा के चुनाव होते हैं तो पश्चिम बंगाल में भी एनडीए पीछे है। तमिलनाडु देश का इकलौता ऐसा राज्य बन सकता है जहां एनडीए गठबंधन क्लीन स्वीप कर सकता है और राज्य की सभी 39 लोकसभा सीटों पर उसी को जीत मिलेगी, यानी इंडिया गठबंधन को। पिछली बार भी विपक्ष को तमिलनाडु की 38 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी और बीजेपी का वहां पर खाता नहीं खुला था और इस बार भी स्थिति वैसी ही रहने वाली है। तो आज हमने आपको सबसे पहले राजनीति की खबरें बता दी कि अगर आज लोकसभा चुनाव होता है तो क्या होगा। अब हम आपको एक बिल्कुल अलग तरह की खबर दिखाने वाले हैं। यह खबर देखने के बाद आपको बुरा भी लगेगा, गुस्सा भी आएगा। तो आज हम आपको सबसे पहले तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुई एक सड़क दुर्घटना के बारे में अब बताने वाले हैं। जो 22 अगस्त को यह दुर्घटना हुई है, 22 अगस्त 3 दिन पहले हरियाणा के नूह में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर यह दुर्घटना हुई थी और इस एक्सीडेंट में एक रोल्स रॉयस कार और एक ट्रक के बीच टक्कर हुई। यह रोल्स रॉयस कार 230 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही थी और इस कार ने ट्रक को इतनी भयंकर टक्कर मारी कि यह ट्रक पलट गया और इस ट्रक के ड्राइवर और हेल्पर की मौके पर ही मृत्यु हो गई। जबकि इस कार में जो 3 लोग सवार थे उन तीनों लोगों को ही मामूली चोटें आई है। हालांकि कार में आग लग गई, कार में नुकसान भी काफी हुआ, लेकिन जो लोग अंदर थे उनकी जान बच गई। लेकिन जो ट्रक में थे उनमें से 2 लोग मारे गए। अब बड़ी बात यह है कि 10 करोड़ रुपए की यह कार चलाने वाले इस व्यक्ति के पास इतना पैसा और प्रभाव है कि पहले तो पुलिस ने एक नकली कहानी बनाई, वो ये कि यह ट्रक ही रॉन्ग साइड से आ रहा था और इसकी वजह से यह दुर्घटना हुई, क्योंकि ट्रक की गलती है, ट्रक रॉन्ग साइड से आ रहा था। जब हमने ये बात अखबार में पढ़ी हमें भी बड़ा दुख हुआ कि इतना अच्छा शानदार एक्सप्रेसवे सरकार बना रही है, देश भर में हाईवेज बन रहे हैं और लोग अब उस पर अगर रॉन्ग साइड से आ रहे हैं तो ये दुर्भाग्य की बात है। लेकिन बाद में जब सीसीटीवी फुटेज सामने आया तो सीसीटीवी फुटेज ने इस कहानी की पोल खोल दी और पता चला कि कहानी तो कुछ और है। इसलिए आज इस खबर के जरिए हम उस ट्रक ड्राइवर और उसके हेल्पर के इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे और पुलिस और हरियाणा की सरकार से कुछ सवाल पूछेंगे। और कुछ सवाल यह है कि इस दुर्घटना में एक गरीब ट्रक ड्राइवर मारा गया, उसका एक हेल्पर मारा गया। दूसरी तरफ जो गाड़ी थी, कार 10 करोड़ रुपए की कार थी और उस कार में सवार जो 3 लोग थे उनके बारे में अभी तक पुलिस ने ना तो उनका नाम बताया है, ना उनकी पहचान बताई है, ना कार का नंबर बताया है। ऐसा क्यों हो रहा है? और इस दुर्घटना पर पर्दा डालने की पूरी कोशिश हो रही है उसी दिन से। इस सड़क दुर्घटना को लेकर पहले यह कहा जा रहा था कि इस ट्रक का ड्राइवर रॉन्ग साइड ड्राइविंग कर रहा था, इसलिए उसकी टक्कर जब इस गाड़ी से हुई तो गलती उसकी थी। लेकिन आज जब इस घटना का सीसीटीवी वीडियो लीक हो गया तो पुलिस को आखिरकार यह मानना ही पड़ा कि यह ट्रक अपनी लेन में बिल्कुल ठीक चल रहा था और जब यह ट्रक यू टर्न ले रहा था तब लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पीछे से आ रही एक रोल्स रॉयस कार ने
उसे टक्कर मारी और इसके बाद यह गाड़ी इस ट्रक को घसीटते हुए 30 मीटर दूर तक ले गई। सोचिए, एक कार ट्रक को घसीटते हुए 30 मीटर दूर ले गई। और क्योंकि यह एक ऑयल टैंकर था, इस टैंकर में डीजल भरा हुआ था, इसलिए इस सड़क दुर्घटना के बाद इस ट्रक में और फिर कार में आग लग गई। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि इस रोल्स रॉयस कार में जो 3 लोग बैठे हुए थे, उन्हें इस दुर्घटना में ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन जिस ट्रक को इस कार ने टक्कर मारी, उसके ड्राइवर और उसके साथ बैठे एक व्यक्ति की मौत हो गई। यह पूरी घटना हरियाणा के नूह में हुई, जिसे पहले हम मेवात के नाम से जाना करते थे। स्थानीय पुलिस पर आरोप है कि उसने इस मामले में एफआईआर तो दर्ज की है, लेकिन उसमें उन लोगों का नाम नहीं लिखा गया है जो घटना के दौरान इस गाड़ी में मौजूद थे। इसमें ड्राइवर का नाम नदारद है और उसे नियमों के खिलाफ 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर जो लोग चला रहे थे, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, जबकि इस एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों के लिए अधिकतम स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपके लिए सोचने की बात यह है कि मैक्सिमम स्पीड लिमिट जो यहां पर है वो है 120 किलोमीटर। यह गाड़ी चल रही थी 200 किलोमीटर से ऊपर। पुलिस कोई जानकारी किसी को नहीं दे रही है, लेकिन हमने अपने सूत्रों से किसी प्रकार से इस एफआईआर को निकाल लिया और वो एफआईआर अब मेरे हाथ में है। इसलिए जितनी भी कोशिश हो रही थी इस पूरी दुर्घटना पर पर्दा डालने की, वो कोशिश आज हमारी इस रिपोर्ट के बाद नाकाम हो जाएगी। ये एफआईआर जो मैं अपने साथ लाया हूं, इसमें आरोपियों की पहचान का कोई जिक्र ही नहीं है और सस्पेक्ट वाले कॉलम को खाली छोड़ दिया गया है। यानी जिसने इस दुर्घटना को अंजाम दिया उसका नाम इसमें है ही नहीं। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो एफआईआर है इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए, पढ़कर सुना देता हूं आपको। असल में ये 2 ट्रक थे और जो दूसरा ट्रक पीछे पीछे चल रहा था, ये एफआईआर उस ट्रक के ड्राइवर ने दर्ज करवाई है और क्योंकि वो इसका घटना का आई विटनेस भी है, इसलिए उसने सब कुछ अपनी आंखों से होते हुए देखा है। वो कहता है, आज मैं अपनी गाड़ी नंबर, जो भी गाड़ी नंबर है, मैं जा रहा था, मेरे साथ हमारे प्लांट की गाड़ी, एक और दूसरी गाड़ी डीजल टैंकर चल रहा था, जिसमें ड्राइवर रामप्रीत उससे चला रहा था और कुलदीप दूसरा जो व्यक्ति था वो उसके साथ बैठा हुआ था। समय करीब 11:30 बजे का रहा होगा, सुबह के 11:30 बजे, कि हम दिल्ली मुंबई हाईवे के नजदीक मौजूद थे। जो पीछे से एक गाड़ी रोल्स रॉयस फैंटम का चालक अपनी गाड़ी को तेज रफ्तार एवं गफलत लापरवाही से चलाता हुआ आया और डीजल टैंकर के अगले टायर की साइड में टक्कर मारी, जिससे टैंकर चालक का संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी पलट गई तथा उस गाड़ी में सवार 3 लोग उतरने के बाद गाड़ी में आग लग गई तथा थोड़ी देर के बाद अन्य गाड़ियां आईं जिसमें बैठकर दिल्ली की तरफ ये लोग चले गए। जब मैंने टैंकर ड्राइवर और उसके साथी को गाड़ी से निकाला और एम्बुलेंस की सहायता लेकर सरकारी मेडिकल कॉलेज नूह में ले गए, जहां डॉक्टर साहब ने एक्सीडेंट में लगी चोटों के कारण रामप्रीत और कुलप्रीत को मृत घोषित कर दिया। जो गाड़ी संख्या MH01DZ0001 वीआईपी नंबर है 0001। आजकल आप तो जानते हैं जो पैसे वाले लोग हैं, जो वीआईपी लोग हैं, वो इस तरह के फैंसी नंबर्स रखते हैं, तो इस गाड़ी का नंबर भी 0001 है। गाड़ी संख्या 0001 के चालक नाम पता नामालूम ने अपनी गाड़ी को तेज रफ्तार व गफलत लापरवाही से चलाकर एक्सीडेंट किया है, जिसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ये उस ड्राइवर ने एफआईआर दर्ज करवाई है जो दूसरे ट्रक में चल रहा था, और ये वो ड्राइवर है जो अपने दूसरे साथी को, दूसरे ट्रक ड्राइवर को अस्पताल लेकर गया और वहां पता चला कि उसकी मौत हो चुकी है। लेकिन इस पूरी एफआईआर में हमने इसे एक नहीं कई बार पढ़ा, पुलिस ने इस पूरी एफआईआर में उन व्यक्तियों के बारे में कुछ नहीं लिखा जो उस रोल्स रॉयस 10 करोड़ की उस रोल्स रॉयस में बैठे हुए थे। उस व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं लिखा जो व्यक्ति इस गाड़ी को चला रहा था कि इसका ड्राइवर कौन है। और सोचिए, ये सारे लोग बयान देने की स्थिति में हैं, क्योंकि इन्हें चोटें तो लगी हैं लेकिन गंभीर चोटें ऐसी नहीं हैं, इनके बयान लिए जा सकते हैं। गाड़ी में कागज भी होंगे गाड़ी के,
ये लोग जब तीनों इस काबिल थे कि ये उस गाड़ी से उतरे और दूसरी गाड़ी में बैठकर वापस दिल्ली की तरफ चले गए, तो इनसे पूछताछ में इन्होंने अपना नाम तो जरूर बताया ही होगा। तो फिर पुलिस क्यों इनके नाम इस एफआईआर से छुपा रही है? अब घटनास्थल के आसपास मौजूद लोगों का कहना है कि इस मामले में पुलिस को आरोपियों के नाम अच्छी तरह से पता है और पुलिस को इस बात की पूरी जानकारी है कि जब यह एक्सीडेंट हुआ तब कुछ और गाड़ियां वहां पर आईं और उन गाड़ियों में जो बैठे लोग थे और ये जो लोग थे जो रोल्स रॉयस कार में फंसे हुए थे, इन फंसे हुए लोगों को वहां से निकालकर गुरुग्राम के एक बड़े प्राइवेट अस्पताल में लेकर गए। लेकिन सोचिए, जब ये लोग इस गाड़ी में फंसे लोगों को वहां से ले जा रहे थे, निकाल रहे थे, तब इनमें से किसी ने भी उस गरीब ट्रक ड्राइवर और उसके हेल्पर को अस्पताल ले जाना जरूरी नहीं समझा। हमारे देश में हम कहते हैं सारे नागरिक बराबर है, चाहे अमीर हो या गरीब हो, सबके पास एक ही वोट है, सब चुनाव में एक ही वोट देते हैं, सब बराबर हैं हमारे देश में। हमारा संविधान कहता है कि सब बराबर है। लेकिन जब एक तरफ एक गरीब ट्रक ड्राइवर होता है और दूसरी तरफ 10 करोड़ रुपए की गाड़ी चलाने वाला एक अमीर व्यक्ति होता है, तो हमारी पुलिस किसका साथ देती है? उसके आसपास के लोग, व्यवस्था से जुड़े लोग किसका साथ देते हैं? यह आपने देख लिया। जो लोग आए वो सारे इसी व्यक्ति के लोग थे, क्योंकि वो सब इसके सिक्योरिटी के लोग थे। ये वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे कुछ लोग दूसरी गाड़ियों से आए और फिर ये लोग इस रोल्स रॉयस कार में फंसे हुए लोगों को पहले उन्होंने वहां से निकाला और फिर दूसरी गाड़ी में बैठाकर वो उन्हें वहां से ले गए। अब आप ये वीडियो देखिए जो उसी समय घटनास्थल पर ही किसी ने बनाया है। इस दुर्घटना में जिन दो लोगों की मौत हुई है उनमें एक व्यक्ति का नाम रामप्रीत है, दूसरे का नाम कुलदीप है और ये दोनों ही राजस्थान के अलवर के रहने वाले थे और बहुत ही गरीब परिवार से थे और ट्रक चलाकर ये लोग जो भी पैसा कमाते थे उसी से इनका घर परिवार चलता था। लेकिन इस दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई और दुख की बात यह है कि जिन लोगों की गलती से ये दोनों गरीब लोग मारे गए, इनके बच्चे अनाथ हो गए, इनका परिवार जो है वो टूट गया, उन अमीर लोगों का नाम एफआईआर में लिखा ही नहीं गया है। और पुलिस ने, हरियाणा पुलिस ने अभी तक औपचारिक रूप से इतना पूछने के बाद भी वो इन लोगों का नाम बताने के लिए तैयार नहीं है। कह रहे हैं कि जांच चल रही है, जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती हम नाम नहीं बता सकते। रोल्स रॉयस की जिस फैंटम सीरीज की ये गाड़ी इस दुर्घटना में शामिल थी, वो कार, उसकी जो कीमत है वो है लगभग 10 करोड़ रुपए और ये कार 6749 सीसी की कार है जिसमें ऊपर से पेट्रोल इंजन लगा हुआ है। सोचिए, 6500 सीसी की पेट्रोल इंजन की 10 करोड़ रुपए की ये कार है। इसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। जो इस देश के सबसे अमीर लोग हैं वो ही इस तरह की गाड़ी रख सकते हैं। इसके अलावा हमें यह भी पता चला कि जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ वो गाड़ी एक बहुत बड़े काफिले के साथ चल रही थी और इस काफिले में इसी तरह की 15 से 20 गाड़ियां और थी। इस पूरी घटना को लेकर आज हमारे कुछ सवाल हैं और हम चाहते हैं कि ये सवाल आज हरियाणा की पुलिस और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तक भी जरूर पहुंचने चाहिए। पहला सवाल तो यह है कि इस पूरी घटना में यह झूठी खबर पहले किसने फैलाई, झूठी कहानी किसने फैलाई कि यह ट्रक रॉन्ग साइड से आ रहा था और ट्रक की वजह से यह दुर्घटना हुई, यह किसने कहा? दूसरा सवाल यह है कि पुलिस उन आरोपियों के नाम अब तक क्यों नहीं बता रही है जो इस रोल्स रॉयस कार में बैठे हुए थे, और उस ड्राइवर का नाम क्यों नहीं बता रही है जो इस गाड़ी को चला रहा था जिसकी वजह से दुर्घटना हुई, और यह गाड़ी किसके नाम है यह भी पुलिस नहीं बता रही है। तीसरा सवाल यह है कि जब इस तरह के मामलों में आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी होती है तो फिर इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बाद भी आरोपियों के खिलाफ अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं की है, और इस मामले की एफआईआर में आरोपियों का नाम तक नहीं है, जबकि पुलिस को पता है कि जिन लोगों की गाड़ी से यह दुर्घटना हुई वो लोग कौन से अस्पताल में भर्ती हैं
और ऐसा कैसे हो सकता है कि पुलिस ने इन लोगों से उनके नाम अभी तक पूछे नहीं होंगे? चौथा सवाल यह है कि क्या पुलिस ने आरोपियों से कोई साठगांठ कर ली है, कोई मिली भगत कर ली है? क्यों? और यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि इस मामले में पहले हर तरह से ट्रक के ड्राइवर को ही दोषी बताने की कोशिश की गई और जब इसमें कामयाबी नहीं मिली क्योंकि सीसीटीवी का फुटेज आ गया, तो अब आरोपियों की पहचान को छिपाने की कोशिश हो रही है। हमारी टीम ने इस घटनास्थल पर जाकर इस पूरे मामले की आज तफ्तीश की है और इस घटना के जो चश्मदीद गवाह हैं उनका कहना है कि जिस गाड़ी से यह दुर्घटना हुई वो रॉकेट की तरह सड़क पर उड़ रही थी और उसे रोकने वाला कोई नहीं था और पुलिस भी आरोपियों का ही बचाव कर रही थी और इस बात को आप आज इन तस्वीरों से भी समझ सकते हैं। हमारी टीम ने जब इस कार की नंबर प्लेट को दिखाते हुए पुलिस से आरोपियों की पहचान बताने के लिए कहा तो वहां मौजूद एक पुलिसकर्मी कुछ इस तरह से इस नंबर प्लेट को छिपाते हुए वहां से चला गया। देखिए, जबकि नियम यह है कि ऐसी घटनाओं में नंबर प्लेट एक एविडेंस होता है जिसे इस तरह से कोई पुलिस वाला घटनास्थल से लेकर जा नहीं सकता, लेकिन ये सब कुछ हमारे कैमरे पर रिकॉर्ड हो गया, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि हरियाणा पुलिस इस मामले में रोल्स रॉयस चला रहे अमीर लोगों को बचा रही है। अब ये कौन लोग हैं, इस पर बड़ा खुलासा हम थोड़ी देर में करेंगे, लेकिन आप पहले हमारी ये रिपोर्ट देख लीजिए। जली हुई हालत में ये रोल्स रॉयस कार है और अभी तक इसमें से जलने की बू आ रही है, कहीं इसमें अभी भी लौ बाकी है। इस रोल्स रॉयस कार ने इस टैंकर को टक्कर मारा। आप विश्वास कीजिए, इस गाड़ी ने इस टैंकर को 30 मीटर दूर तक ढकेल दिया। हुआ यूं कि ये टैंकर यू टर्न लेने के लिए इस हाईवे पर रुका हुआ था। ये यहीं की जो सड़क बनाने की और मेंटेनेंस की जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उन्हीं का टैंकर है और जो जगह जगह कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं वहां पर तेल सप्लाई करने के लिए यहां से उसने यू टर्न लिया। और पीछे जो चश्मदीद है वो बताते हैं कि पीछे जो ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर में देखा तो कुछ दिखा नहीं, तभी उसने यू टर्न लिया। उतनी देर में ये कार आ गई और उसने इतनी जोर से टक्कर मारा कि जो ड्राइवर और हेल्पर थे इस टैंकर के उनकी मौत हो गई। हमारा टैंकर डीजल लेके दिल्ली से इस साइड जयपुर साइड जा रहा था और उधर से तेज रफ्तार से कार आ रही थी। हमारी गाड़ी जब टर्न ली तो उसने तेज चीज से पीछे से हिट किया और हिट करने के बाद टैंकर को कुछ दूर तक घसीटते हुए ले गया और पलट गया। फिर उसमें उनके जो व्यक्ति थे वो सेफली निकाल के उस गाड़ी में शिफ्ट करके वो चले गए। हमारे जो बंदे थे गिरे हुए थे, हम लोगों ने उठा के उनको नूह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले गया गया। तो 2 तो डेथ हो गए थे और एक माइनर इंजर्ड था, वो तो सही था। और मैं यही कहना चाहूँगा कि गरीब घर के कर्मचारी हैं, इंसाफ मिलना चाहिए। अगर जांच हो तो तरीके से हो, ये नहीं एक तरफा जांच हो कि बड़े लोग हैं 16 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ इनकी सुनी जाए और गरीबों को दबाया जाए। उनके जो कार वाले थे उन्होंने अपना निकल के और सेफली वो निकल के चले गए। ये संडे को क्या होता है बताते, काफी स्पीड में? संडे को ये लोग स्टंट करते हैं जी, और संडे को इनका स्टंट होता है। करीब कितनी गाड़ी आती है इस तरह की? कम से कम 10 गाड़ियाँ इनकी सारी। कितनी स्पीड होती है करीब? सुपर कम से कम 230 240 ऐसी। कौन थे ये रॉयल्स रॉयल में, कौन बताया जा रहा है? इसमें जहाँ तक उनके आदमी कुछ बाद में आए हुए थे, आके यहाँ पे देख रहे थे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पता चला कहाँ के थे? कुबेर इंडस्ट्री के जो मालिक है, जो कुबेर तम्बाकू आती है ना, उसका वो मालिक का लड़का बताया जा रहा है। इसमें एक्सपायर कौन हुआ इसमें? एक्सपायर एक ड्राइवर हुआ और एक हमारा सुपरवाइजर। यहाँ पे रिलेटेड थाने की पुलिस आई थी। अब उन्होंने क्या इन्वेस्टिगेशन किया ये हमें नहीं पता, हमसे तो पूछा गया नहीं, ठीक है। और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करके अपना रिपोर्ट ऐसे ही तैयार किया। अभी हो सकता है इसमें कुछ रिपोर्ट में मैनिपुलेशन भी हुआ हो, क्योंकि बड़े लोग थे वो, ठीक है। हमारे मैनेजमेंट के जब आदमी चौकी पहुंचे तो वहाँ पे उनको 1-2 बार में मतलब ऐसे भगा जैसे दिया गया कि आपकी कंप्लेंट लेंगे नहीं, और उनके आदमी वहाँ पे ऑलरेडी बैठे हुए थे। आपको कुछ बातों पर गौर करना होगा, कुछ बातें आपको सोचनी होंगी। ये जो व्यक्ति है 10 करोड़ रुपए की गाड़ी में चल रहा था, 230 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चल रही थी।
इसके आसपास कम से कम 15 से 20 गाड़ियों का काफिला था। इसके पास कई गाड़ियों में इसके अपने सिक्योरिटी के लोग बैठे हुए थे। इसके जो पर्सनल सिक्योरिटी के लोग थे वो अलग अलग गाड़ियों में इसके साथ चल रहे थे। और अचानक से इस गाड़ी के ड्राइवर ने अपनी स्पीड बढ़ा दी और वो उस काफिले को पीछे छोड़ते हुए बहुत आगे निकल गया। और जाहिर है जब 200-250 की स्पीड से कोई चल रहा होगा तो वो बहुत आगे निकल जाएगा और काफिला पीछे रह जाएगा। और फिर आगे चलकर इस गाड़ी का दुर्घटना हो गई। पीछे से जो काफिले में जो लोग थे, जो उनके सिक्योरिटी के लोग थे, जो बाकी के लोग रहे होंगे, उसके बाद वो लोग आए, उन्होंने गाड़ी में से इन तीनों लोगों को निकाला और इसके बाद इन तीनों लोगों को लेकर ये सारे लोग वापस दिल्ली की तरफ मुड़ गए। और ट्रक में जो मौजूद ड्राइवर था, उसका हेल्पर था, उनकी तरफ इन्होंने देखा भी नहीं और उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया और बाद में उनकी मौत भी हो गई। अब देखिए, इतनी बड़ी गाड़ी 10 करोड़ रुपए की, हर गाड़ी में गाड़ी के कागजात जरूर होते हैं। पुलिस चाहती तो कागजात इस गाड़ी से रिकवर कर सकती थी और पता कर सकती थी कि गाड़ी किसकी है। दूसरा, तीनों जो लोग हैं इस गाड़ी में वो जिंदा हैं, बातचीत करने की हालत में है, बयान देने की स्थिति में है और इन तीनों के पास अपने अपने आई कार्ड, पहचान पत्र जरूर होंगे। इनके पास अपने मोबाइल फोन भी होंगे। उनसे ये पूछ सकती थी पुलिस और पुलिस ने जरूर पूछा होगा कि भाई आप कौन हो, आपका नाम क्या है, आपका पता क्या है, ये गाड़ी किसकी है और गाड़ी कौन चला रहा है। ये सब पुलिस जानती है लेकिन बता नहीं रही। इसके अलावा जो इन लोगों के साथ 20 गाड़ियां और चल रही थी, जिनमें इनके सिक्योरिटी के लोग थे, जिनमें इनके बाकी के लोग थे, वो लोग भी वहां मौजूद थे। पुलिस चाहती तो उन तमाम लोगों से यह पूछ सकती थी कि यह गाड़ी किसकी है और ड्राइवर कौन है। पुलिस वो भी नहीं बता रही। इसके बाद ये लोग गुरुग्राम के एक बहुत बड़े प्राइवेट, नामी गिरामी प्राइवेट हॉस्पिटल में गए इलाज कराने के लिए। किसी भी हॉस्पिटल में जब आप जाते हैं, आपकी जब पर्ची बनती है, एंट्री होती है, उससे पहले नाम बताना पड़ता है, अपनी पहचान बतानी पड़ती है। वहां भी इन्होंने अपना नाम बताया होगा लेकिन पुलिस ने उसे भी छुपाने की कोशिश की। इसके बाद आप जानते हैं, ऑनलाइन अगर आप इस नंबर को डालें आज ट्रांसपोर्ट विभाग के वेबसाइट पर, तो आपको वैसे ही गाड़ी का नंबर से पता चल जाएगा कि इस गाड़ी का मालिक कौन है। यहां ये बातें मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जब कोई इतना पैसे वाला व्यक्ति इस तरह के मामलों में फंस जाता है तो पुलिस के मुंह में पानी आने लगता है। और जाहिर है कि पुलिस अगर इनके बारे में कुछ नहीं बता रही है, गाड़ी के बारे में कुछ नहीं बता रही है और कोई एफआईआर में उन्होंने किसी का नाम नहीं लिखा है, तो इसका मतलब यह है कि पुलिस की जेबें भरी जा चुकी हैं। अब बड़ी बात, हमारा जो पॉइंट है, हम आपके सामने क्यों आए हैं, वो इसलिए आए हैं कि ये तो जो 3 लोग हैं, खास तौर पर जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा था, उस पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये गैर इरादतन हत्या नहीं है, ये हत्या का मामला है। इस मामले में पुलिस जिन लोगों की पहचान छिपा रही है, अब हम आपको उनके नाम बताने वाले हैं, क्योंकि पुलिस ने तो नहीं बताए लेकिन हमने उनके नाम खोज निकाले हैं और हमें उनके नाम पता है कि वो आदमी कौन है और वो आदमी छुप नहीं सकता। अब हम आज ये मांग करते हैं कि उस आदमी की गिरफ्तारी जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। जिस रोल्स रॉयस कार से यह दुर्घटना हुई है उसमें एक कंपनी है कुबेर ग्रुप के चेयरमैन विकास मालू बैठे हुए थे और ये इस समय की सबसे बड़ी आपके लिए खबर है जो आज तक ब्रेक कर रहा है। पुलिस विकास मालू का नाम बताने से डर रही थी लेकिन विकास मालू के वकील ने अब खुद ही स्वीकार कर लिया है, जब हमने इतने सारे सबूत रखे कि इस गाड़ी में विकास मालू ही थे और हमें यह पता चला है कि वो 15 से 20 गाड़ियों के अपने काफिले के साथ जयपुर में एक बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए जा रहे थे 230 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर। हालांकि उनके वकील का कहना है कि विकास मालू तो ठीक से चल भी नहीं सकते और घटना के दौरान वो गाड़ी को भी नहीं चला रहे थे। तो वकील उन्हें यह कहकर बचा रहे हैं कि विकास मालू तो चल भी नहीं सकते तो वो गाड़ी कैसे चलाएंगे, इसलिए उस समय विकास मालू का ड्राइवर ये गाड़ी चला रहा था। विकास मालू को महंगी बड़ी बड़ी गाड़ियों का बहुत शौक है। वो अक्सर अपनी तस्वीरें अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ खिंचवाते रहते हैं। वो कुबेर ग्रुप के मालिक हैं, चेयरमैन हैं और ये तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये उन्हीं की तस्वीर है। और आज जो रोल्स रॉयस के बारे में हम बात कर रहे हैं वो भी शायद इन्हीं गाड़ियों में से एक रही होगी जो इस समय आप देख रहे हैं। अब देखिए,
विकास मालू के वकील कहते हैं कि वो चला नहीं रहे थे गाड़ी, उनका ड्राइवर चला रहा था। अब हमारा सवाल यह है कि ये बड़ा पुराना कानूनी पैंतरा है कि जब कोई दुर्घटना हो जाए तो मालिक को बचाने के लिए कह दो कि कोई और गाड़ी चला रहा था। हिंदी फिल्मों में भी हम कितनी बार ये घिसा पिटा आइडिया देख चुके हैं। आज सवाल यह है कि आखिर क्या कोई ड्राइवर अपनी मर्जी से 230 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गाड़ी चला सकता है जबकि उसका मालिक साथ में बैठा हो? यानी आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि जो ड्राइवर है वो 230 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चला रहा था और विकास मालू बगल में बैठे थे और विकास मालू ने उन्हें रोकने की, अपने ड्राइवर को रोकने की कोशिश नहीं की? असल में एक ऐसा घिसा पिटा कानूनी दावपेच है जिसे ऐसे मामलों में अक्सर इस्तेमाल किया जाता है लोगों को बचाने के लिए। लेकिन आप खुद सोचिए यह संभव कैसे है कि विकास मालू अपनी रोल्स रॉयस गाड़ी में ड्राइवर के साथ बैठे हैं और उनका ड्राइवर अपनी मर्जी से ही 200 से 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चला रहा है। कुबेर ग्रुप के चेयरमैन विकास मालू वही व्यक्ति हैं जिनके गुरुग्राम में स्थित फार्म हाउस पर अभी पिछली होली पर होली की पार्टी में मशहूर एक्टर और निर्देशक सतीश कौशिक शामिल हुए थे और वहां उन्हें हार्ट अटैक आया था और वहां पर उनकी मृत्यु हो गई थी। आप याद कीजिए, सतीश कौशिक की जब मृत्यु हुई थी तो वो दिल्ली आए हुए थे एक होली पार्टी में शामिल होने के लिए और वो होली पार्टी इन्हीं विकास मालू की थी जहां पर सतीश कौशिक गए थे और फिर वहां उन्हें उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्हें हार्ट अटैक आ गया और फिर उनकी मृत्यु हो गई। अब इस सड़क दुर्घटना में बड़ा खुलासा जो है वो ये है कि रोल्स रॉयस कार में जो सवार थे विकास मालू, वो इस दुर्घटना के बाद अभी तक गायब हैं और अब आप सोचिए पुलिस उनके बारे में कुछ नहीं बता रही है। ये सारी बातें तो हमने अपनी खुद की तहकीकात में हमने पता लगा ली कि ये गाड़ी विकास मालू की है। विकास मालू उस समय उस गाड़ी में मौजूद थे और पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि विकास मालू का नाम इस मामले में ना आए। लेकिन आज हम इंसाफ की मांग करते हैं ट्रक ड्राइवर के लिए और उनके हेल्पर के लिए। अब देखिए, विकास मालू को इस समय जेल में होना चाहिए था, लेकिन दूसरी एक घटना देखिए। पिछले महीने आपको याद होगा 20 जुलाई को गुजरात के अहमदाबाद में भी बिल्कुल इसी तरह की घटना हुई थी जहां रात में एक ऐसी ही महंगी जैगुआर कार ने 9 लोगों को एक फ्लाईओवर पर सड़क पर खड़े खड़े कुचल दिया था। इस घटना में जो लोग मारे गए थे वो फ्लाईओवर पर खड़े होकर एक दूसरी सड़क दुर्घटना को देखकर वहां पर रुके हुए थे, सड़क पर खड़े थे। लेकिन बाद में ये जैगुआर कार आई, इसे 19 साल का एक लड़का चला रहा था और इस 19 साल के लड़के ने गाड़ी की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि इन तमाम लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और इस घटना में 9 लोग मारे गए थे। इस घटना के कुछ ही देर के बाद गुजरात पुलिस ने इस आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया। उस लड़के का नाम एफआईआर में बाकायदा लिखा गया। बाद में उसके पिता को भी गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इस मामले में 3 दिन बाद भी हरियाणा की पुलिस ने अभी तक यह नहीं बताया है कि इस रोल्स रॉयस में विकास मालू मौजूद थे और यह उनकी गाड़ी है। यह फर्क है हरियाणा की पुलिस में और गुजरात की पुलिस में। जबकि विकास मालू के वकील ने अब खुद इस बात को स्वीकार कर लिया है कि विकास मालू उस समय वहां पर इस गाड़ी के अंदर मौजूद थे। का कानून तो देश के सभी नागरिकों को बराबर मानता है और वो अमीर और गरीब में कोई फर्क नहीं करता। लेकिन इस घटना से यह पता चलता है कि इस कानून की अनुपालन न कराने वाला जो सिस्टम है वो कई बार आरोपियों का स्टेटस देखकर कार्रवाई करता है। यह देखकर कार्रवाई करता है कि आरोपी के पास कितना पैसा है, जिसमें अमीर तो इस पूरे सिस्टम को खरीद लेते हैं लेकिन गरीब इस सिस्टम में कहीं खो जाता है और फिर मारा जाता है और फिर इस तरह से कुचल कर मर जाता है। दूसरा, इस घटना से यह बात भी समझ में आती है कि हमारे देश में बड़े बड़े और शानदार हाईवेज और एक्सप्रेसवे तो बन रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे देश के बहुत सारे लोग अब इन एक्सप्रेसवेज का इस्तेमाल या तो अपनी महंगी लग्जरी कार्स और सुपर कार्स की रेसिंग के लिए कर रहे हैं और या फिर स्टंट्स करके रील्स बनाने के लिए कर रहे हैं, जैसा कि इस मामले में हुआ है। जिस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर यह दुर्घटना हुई वहां ये रोल्स रॉयस और इसके जैसी 15 से 20 गाड़ियों में ये लोग असल में रेस लगा रहे थे और 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये गाड़ियां चल रही थी। और हमारे पास आज भी इन सड़कों पर, एक्सप्रेस हाईवेज पर ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जो कि इन लोगों को रोक पाता।
नितिन गडकरी जी बड़े गर्व के साथ हर जगह जहां जाते हैं कहते हैं हमने इतनी सड़कें बना दी, हमने एक्सप्रेस हाईवेज बना दिए, अब आप दिल्ली से मुंबई सड़क के रास्ते जा सकते हैं, दिल्ली से चंडीगढ़ जा सकते हैं, दिल्ली से मेरठ जा सकते हैं, मुंबई से पुणे जा सकते हैं। पूरे देश में सड़कों और हाईवेज का एक जाल बना दिया है। वो कहते हैं बात सही है, उन्होंने बहुत हाईवेज बनाए हैं, बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन आज हम एक बात पूछना चाहते हैं, अगर इन हाईवेज पर ऐसे रेस लगने लगे, इन हाईवेज पर अगर लोग 200 से 250 किलोमीटर की स्पीड पर गाड़ियां चलाने लगे, इन हाईवेज पर अगर लोग स्टंट करने लगे, रील्स बनाने लगे, इन हाईवेज पर अगर लोग रॉन्ग साइड से आने लगे, तो हमारे पास उसे रोकने का कौन सा मैकेनिज्म है? अब बड़ी बात यह है कि इन हाईवेज पर कैमरे तो लगा दिए गए हैं, लेकिन ये कैमरे असल में चालान काटने के लिए हैं। इस एक्सप्रेस हाईवे पर जिसकी हम बात कर रहे हैं, हर 1 किलोमीटर के बाद ट्रैफिक एनफोर्समेंट कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन हकीकत में ये कैमरे किसी काम के नहीं हैं और इन कैमरों पर शायद भ्रष्टाचार का पर्दा डाल दिया गया है। और वो पर्दा इसलिए डाल दिया गया है, अब जो हमें पता चला जब हमने और तहकीकात की, तो इस हाईवे पर बहुत सारे लोग हर हफ्ते अपनी बड़ी बड़ी सुपर कार्स को लेकर रेस लगाने के लिए आते हैं। अब अगर उन्होंने रेस लगाई और कैमरे हर किलोमीटर पर लगे हुए हैं तो उनका चालान होगा, उनके खिलाफ एक्शन भी हो सकता है। तो वहां पर भ्रष्टाचार इतना फैल गया है कि वहां की लोकल पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और वो जो इस एक्सप्रेस हाईवे पर जो स्टाफ है, उनको पैसा देकर इन कैमरों को थोड़ी देर के लिए बंद करा दिया जाता है, कुछ घंटों के लिए। और जब ये कैमरे बंद हो जाते हैं तब फिर यहां पर रेस लगाई जाती है और इसलिए यहां अब भ्रष्टाचार शुरू हो चुका है। फरवरी 2023 में शुरू हुए इस एक्सप्रेसवे पर अब तक इन कैमरों की मदद से किसी भी गाड़ी का चालान नहीं हुआ है और जो लोग इस एक्सप्रेसवे पर रेस लगाते हैं, रील्स बनाते हैं, स्टंट करते हैं, उन्हें रोकने में भी ये कैमरे पूरी तरह नाकामयाब रहे हैं, क्योंकि ये कैमरे काम ही नहीं करते। अगर ये कैमरे काम करने लगेंगे तो हर वीकेंड पर लोग जो करोड़ों रुपए की बड़ी बड़ी गाड़ियों को लेकर रेसिंग के लिए यहां आते हैं, रेस लगाते हैं, वो ये सब नहीं कर पाएंगे। तो आरोप ये है कि कुछ पुलिस वाले इन लोगों से मिले हुए हैं और इस वजह से यहां ओवर स्पीडिंग की निगरानी करने वाले कैमरे काम ही नहीं कर रहे। इसी साल प्रधानमंत्री मोदी ने जब इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था तब उन्होंने कहा था कि यह एक्सप्रेसवे देश की तरक्की को एक गति देगा। लेकिन हमारे देश के कुछ लोगों ने इस एक्सप्रेसवे को एक रेसिंग ट्रैक बना दिया है और यहां अब तक वीकेंड पर इस तरह से महंगी और रेसिंग कार्स आती हैं और पुलिस उन्हें रोक नहीं पाती, क्योंकि हो सकता है कि पुलिस की भी जेबें भरी जा चुकी हैं। देश के लगभग हर हाईवे और एक्सप्रेसवे को रील्स बनाने के लिए और रेसिंग के लिए आज इस्तेमाल किया जा रहा है और जिन हाईवे से देश के शहरों और राज्यों की दूरी कम होनी थी, वो एक्सप्रेसवे अब मौत के एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। ये सीधे ऊपर जाने के हाईवेज बन रहे हैं। यानी पहले हमारे देश के सामने ऐसे एक्सप्रेसवे और हाईवेज बनाने की चुनौती थी, अब हमारे सामने इन हाईवेज को ऐसे लोगों से बचाने की चुनौती है जिन्होंने इन्हें रेसिंग ट्रैक बना दिया है। इसलिए आज हम सरकार से यह कहना चाहते हैं कि ये बड़ी बड़ी सड़कें, हाईवेज तो बन गए, लेकिन अगर आप, देश का आम आदमी अगर इन हाईवेज पर जाएगा और ऐसे किसी व्यक्ति से वो टकरा गया तो उसकी जान जाना लगभग तय है। उदाहरण के लिए दिल्ली आगरा यमुना एक्सप्रेसवे पर वर्ष 2012 से अब तक 7000 सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें 1242 लोग मारे जा चुके हैं। और इसी तरह दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर इसी साल जून के महीने तक 37 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें 28 लोग मारे जा चुके हैं। और इनमें ज्यादा दुर्घटनाएं ओवर स्पीडिंग की वजह से होती हैं, रॉन्ग साइड ड्राइविंग की वजह से होती हैं और जो लोग स्टंट करके रील्स बनाते हैं उनकी वजह से होती है। इसलिए बहुत बड़ा विषय आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। हरियाणा पुलिस ने कोशिश तो बहुत की कि इस दुर्घटना में वो लोगों का नाम छुपा ले, लेकिन अब ये जो पूरा मामला है ये आपकी अदालत में आ चुका है और मुझे यकीन है कि हमारे देश के हमारे जो दर्शक हैं अब वो इस मामले को दबने नहीं देंगे। और शब्द मुफ्त में मिलते हैं, लेकिन उनके चयन पर निर्भर करता है कि उनकी कीमत मिलेगी या उनकी कीमत चुकानी पड़ेगी।